नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में फ़िल्टर्ड के माध्यम से हमने कुछ कंपनी को निकाला समझने के लिए, उसमें भी हमने कुछ और से कंडीशंस यूज़ किया। फ़िल्टर्ड की बात करूँ तो उस कंडीशन में हमने इस तरह की कंडीशन यूज़ किया कि हमें ऐसी कंपनी चाहिए था जो मार्केट से जिसका वाई-ओ-वाई का ग्रोथ भी हो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ भी लगातार जो पास्ट परफॉर्मेंस है, वो स्टेबल्स होना चाहिए। और इसके अलावा जो कंडीशन आपने देखा अभी यहाँ पे, जो हमने इसी कंडीशन को यूज़ करने की कोशिश किया, जहाँ करंट मार्केट के जो प्राइस है, वो 50 डे मार्क के आसपास से ज़्यादा होना चाहिए। 200 डे मार्क के जो प्राइस हैं, उस प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए करंट मार्केट के, अर्थात ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जो प्राइसिंग है वो धीरे-धीरे करके ब्रेकआउट करके ऊपरी लेवल के लिए तैयार होगी। जहाँ तक कॉस्टिंग का सवाल है, तो जहाँ ₹1 की कमाई है उसके पीछे 20 और उससे ज़्यादा मल्टीपल में भीड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और साथ में चाहे वो इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न को ही लेकर क्यों ना हो। इस लिस्ट में काफ़ी सारी कंपनी निकल के आती है, जिसमें अभी के समय में करीब 42 कंपनी निकल के आई। उसमें से एक कंपनी था मैंगलोरू। मैंगलोरू फर्टिलाइजर और केमिकल की बात करने वाले हैं। उस कंपनी को लेकर क्या आंकड़ा निकल के आती है, उसको हम एक एक पहलू को समझने की कोशिश। देखिए, ये जो कंपनी है ये भी एग्रो केमिकल की लिस्ट में शामिल है, और एग्रो केमिकल आजकल मार्केट में सबसे बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड के मुताबिक हो या मार्केट में स्टेबिलिटी की तरफ इशारा देते। मैंगलोर की बात करूं तो इनके कंपटीटर से यदि कंपेयर करेंगे, जहां कंपटीटर के तौर पे बड़े दिग्गज, जहाँ पे कोरमंडल हो, फैक्ट हो या चंबल फर्टिलाइजर्स हो, इन सभी कंपनियों के से कंपेयर करने पे ये पता चलता है। जो यहाँ मैंगलोरो की बात करूं तो ये वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से काफी सस्ता दिखता है, अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग। नेट यदि आप डेट टू इक्विटी रेशियो को भी देखते हैं तो 0.79 के आसपास आंकड़ा आती है, और वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से यदि करंट मार्केट की प्राइस से कंपेयर किया जाए तो करीब 200%, तो वही इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करने पे केवल 150% की रैली क्रिएट कर चुकी। अब जिस टॉपिक को लेकर हमने चर्चा किया था कि करंट मार्केट की प्राइस जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए फ्रॉम द 50 डे मार्क से और 200 डे मार्क से, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि यहाँ पे पूरे के पूरे चेन को ही कलेक्ट किया, चाहे कोरमंडल हो, चाहे चंबल फर्टिलाइजर हो, चाहे वो मंगलोरस केमिकल एंड फर्टिलाइजर ही, इनमें करीब 13% की मार्केट में डिप लिया है। ऐसा लगता है कि मार्केट बॉटम से जो चलना चालू किया तो 70% फ्रॉम द 52 वीक की लो पोजीशन जंप कर चुका है, तो फिलहाल हायर पोजीशन से केवल 13% दूरी पे खरीद, जबकि यदि हम कोरमंडलम की बात करें तो करीब 1% के आसपास ही रही है। तो फैक्ट और जो बड़ी जो दिग्गज कंपनी के तौर पे जो बनी है, इसमें कि कह सकते हैं कि जीएसएफसी जैसे कंपनी, उन कंपनियों में भी करीब 34 से लेकर के 45% तक की मार्केट टूटी हुई दिखती। उन कंपनियों के कंपेटिटर्स से कंपेयर करने में पता चला कि यहाँ केवल 13% की ही मार्केट डाउन साइड में दिखती। यदि कंपनी की ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ लेवल की बात किया जाए तो साल दर साल जो इनका लास्ट 3 साल में सेल्स का ग्रोथ था वो करीब 21% के आसपास था, तो वहीं प्रॉफिट भी बढ़ के करीब 32% रहा। लेकिन वीकनेस की बात यह है कि लास्ट 12 महीने में टीटीएम के मुताबिक 20% की सेल्स में गिरावट रही है, तो उनके उसके समांतर यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो उससे डबल करीब 40% की गिरावट। लेकिन इनकी गिरावट, इनकी रैली से करंट मार्केट प्राइस को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और वो
आज भी करीब 1 सालों के दौरान में 46% की रैली बरकरार। रिटर्न ऑन इक्विटी ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक जहां लास्ट 10 सालों में करीब 11%, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट के साथ लास्ट 1 ईयर में करीब 18% की रिटर्न क्रिएट। यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें इस कंपनी में, तो ऐसा दिखता है कि कंपनी में एफआईआई हो, डीआईआई हो और आम निवेशक हो, इन सभी की भागीदारी बनी हुई है और टोटल कह सकते हैं करीब 55,000 से लेकर 60,000 शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ दिखता है। जहां पे डीआईआई ने करीब 5% से ज्यादा होल्ड करके रखा है, तो वहीं एफआईआई ने करीब नियरली 2-2.25% के आसपास। यदि हम इनकी वैल्यूएशन में एक चीज को और देखें वेट के इस दृष्टिकोण से, तो जहां पे इंडस्ट्रियल की ऑन एवरेज कंपनियों में जो भीड़ है वो 15 मल्टीपल में है अर्निंग के मुताबिक, तो यहां भी नियरली 14 के आसपास दिखता। इन दोनों के कंपेयर करके देखा जाए तो कह सकते हैं कि 5 से लेकर के करीब 8% के बीच में एक गैपिंग आज भी बरकरार चल रही है। जबकि नेट इनकम मार्जिन इस कंपनी का 4% के आसपास रही है, तो नेट इनकम 4% के साथ साथ यदि हम कंपटीटर की इनकम सोर्स को अवलोकन करें तो समझ में आ रही है कि कंपनी के जो कंपटीटर्स हैं, चाहे कोरमंडल हो, चाहे फैक्ट हो, चाहे चंबल फर्टिलाइजर हो, इन सभी कंपनियों के अकॉर्डिंगली यहाँ पे करीब करीब मैंगलोर 4% की सेविंग कर रही है, तो वहीं कोरमंडल जैसे कंपनी 7%, तो फैक्ट जैसे कंपनी में करीब 2% की गिरावट है, तो साथ में चंबल फर्टिलाइजर बेटर परफॉर्मेंस करती है, तो कुछ कंपनी में परफॉर्मेंस गिरता भी गिर। वाई की ग्रोथ के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी में मंगलुरु केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात करें तो वाई सेल्स में 51% की वृद्धि थी, तो प्रॉफिट में करीब 74% की रैली बना दी। यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 24% से ज्यादा सेल्स ग्रो करती है, तो करीब 117% से ज्यादा इनकी प्रॉफिट ग्रो कर। जबकि कंपटीटर से कंपेयर करने पे पता चला कि बाकी कंपनियों में केवल एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर, जिसमें कुछ टर्म के अकॉर्डिंग तो मार्केट में काफी ज्यादा ग्रोथ लेवल बनी थी, तो कुछ टर्म में गिरावट भी दर्ज करती है। खास करके यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की चर्चा करें तो इन कंपनी से थोड़ा सा ज्यादा बेटर रिटर्न कितने क्रिएट किया नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। एक चीज को और जानना जरूरी है कि आखिर इस कंपनी में जो रिस्क है रिवार्ड है उसका क्या अवधारणाएं हैं। देखिए रिस्क और रिवार्ड को लेकर के जो अवधारणाएं चल रही है रिस्क नहीं के मुताबिक है और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन जो है वो काफी बुल दर्ज करती है। यदि रिसेंटली की तरफ चलें तो यहाँ पे चार्ट लेवल में हमने ये देखा कि जैसे हमने कहा कि परसेंटेज ऑफ जो गिरावट थी वहां से मार्केट ब्रेकआउट कर रही है, तो यहाँ पे हम आपको कोई टेक्निकल टारगेट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ना कोई आपको स्टॉप लॉस की ज्ञान दे रहा। यहाँ पे देखा गया कि ब्रेकआउट होती जा रही है, अर्थात जो इंटरेस्ट है वो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होती जा रही है, और यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप होते होते इसको कहते हैं ब्रेकआउट होना। और जैसे ही पुराने रिकॉर्ड को और तोड़ेगा तो यहाँ पे और ज्यादा वॉल्यूम और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन सकता। फिलहाल हम उसमें भी ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करते हैं। टारगेट और एसएल को हमने कंबाइंड करके सिंगल सी गोल्डन रूल हमने बनाई और गोल्डन रूल को लेकर के समझने की जरूरत। वो हमेशा कहता है कि मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड सेफ फॉर द बेटर टुमारो। होते हुए प्रॉफिट को लपेटने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आदत डालनी पड़ेगी, और कुछ ऐसे सामान को बिल्कुल ना घर लेके आए जो आने वाले समय में उसके वैल्यूशंस डाउन हो जाए या वैल्यूशंस में उसकी कोई ले ही ना
तो कोई फायदा नहीं है, फिर वो कैपिटल का सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए प्रोडक्टिविटीज के पीछे, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे आपके घर का कोई स्टोर करने वाला आइटम, उस पर फोकस करके ही जानने की जरूरत है। और जब तक वो चीज पॉसिबल है, मार्केट में स्टेबल भी रहा जा सकता है बिना कोई नुकसान झेले। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। हमारी साइड से कोई भी ट्रेडिंग एडवाइजरी और रिकमेंडेशन की बात बिल्कुल शामिल नहीं है कि आप इस स्टॉक को खरीदो या रखो या बेचो। दिस इज योर मनी, योर डिसीजन। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।